फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए जी, आज हम केस सिनारियो नंबर 19 से चलेंगे आगे। हमें पता है ये जीएसटी की वीडियो सीरीज है, आपको ये पता है अब तक कि ये जीएसटी की वीडियो सीरीज है जहाँ पे हम जो है आपको केस सिनारियोज 1 से लेकर 30 तक कवर करके देने वाले हैं। जो आईसीआई की बुकलेट है, एसीए इंटरमीडिएट की अपकमिंग 2025 के एग्जामिनेशन एज वेल एज जनवरी 2026 के एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है सर, केस सिनारियो नंबर 19 पढ़ते हैं। हमारी स्टाइल आपको पता है कैसे हम पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। KVC Insurance Limited, an insurance company providing life and non-life insurance products across India. The company has been carrying on its business for past 3 years with the approval of IRDA. सर इस पारा से हमें ये पता चल रहा है जो हमारी क्लाइंट है या फिर टैक्स पेयर है वो क्या है, इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है। तो इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी की पूरा पूरी जीएसटी एक्ट पे हम सर्च करते हैं बातें, तो इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनीज के लिए क्या होता है सर, इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करती है, लगभग लगभग लाइफ इंश्योरेंस तो एग्जेम्प्ट ही है, बट प्रोवाइडेड की कुछ कुछ स्कीम्स हैं और स्टैट्यूटरी की प्रोविजन यदि है लाइफ इंश्योरेंस लेने की, भाई स्टैट्यूटरी लीगल ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए लिया है, तो उस केस में सर आईटीसी इनको मिल जाता है। बाकी तो आईटीसी ब्लॉक्ड है सर लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस पे। जनरल इंश्योरेंस की टैक्सेबिलिटी पे जीएसटी लग ही जाता है सर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात ये रहेगी जो जनरल इंश्योरेंस के केस में, जो जनरल इंश्योरेंस के केस में आपके पास में ऐसे वाले हैं जो सेक्शन 17(5) के अंदर जो पॉइंट नंबर ए है, ऐसे मोटर व्हीकल है लेस देन इक्वल टू 13 सीटिंग कैपेसिटी वाले, उनकी यदि जनरल इंश्योरेंस होती है तो वो सर ब्लॉक्ड हो जाता है, ये तो हमें पता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है, केवीसी इंश्योरेंस लिमिटेड प्रोवाइड सिक्योर इट्स बिजनेस थ्रू वेरियस इंश्योरेंस एजेंट। अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट, सर इंश्योरेंस एजेंट के साथ हम रुक जाते हैं, इंश्योरेंस एजेंट के बारे में समझ लेते हैं। देखो इंश्योरेंस एजेंट में क्या बातें गिवन है आपके पास में, जो इंश्योरेंस एजेंट है इसी हिसाब से आपके पास आपको ध्यान आ रहा होगा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है दूसरा। नेक्स्ट आपको ध्यान आ रहा होगा रिकवरी एजेंट। तो इन केसेस में क्या होता है सर, इंश्योरेंस एजेंट में तो कोई भी बंदा प्रोवाइड कर रहा है, हमें देखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में क्या ऐसा है, नहीं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में हमें देखना पड़ेगा कि भाई प्रोवाइडर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपेंट कौन है, तभी जाके हमें ये कैलकुलेट का ये हमें पता चलता है कि भाई आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बनेगा या फॉरवर्ड चार्ज पे बनेगा। अब आया नेक्स्ट रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट के केस में तो सर डायरेक्ट आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है, हमें कुछ से भी चेक करने की जरूरत नहीं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी सर्विस रेसिपेंट हो, हम आरसीएम पे ही उनकी चार्ज, उनकी टैक्सेबिलिटी लेके चलेंगे, उस सप्लाई को ही हम आरसीएम पे लेके चलते हैं। चलो सर, ये तो हमें पता चल गया कि इंश्योरेंस एजेंट के केस में आरसीएम बनेगा। यदि इस पे क्वेश्चंस बनता है तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर पाएंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पे क्या बनेगा, ये हम ऑलरेडी पहले वाले केस स्टडीज पे कवर कर चुके हैं, इसको अभी हम वापस से कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट है आपके पास में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस एजेंसी इंक्लूड्स इंडिविजुअल फॉर्म एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत अच्छे से इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश किया आपको, बट आपको अच्छे से याद करके जाना है। इंश्योरेंस एजेंट के लिए जो है, यदि लाइसेंस अंडर इंश्योरेंस एक्ट है तो इन दैट केस भैया आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बनेगा, तो वो हमें ध्यान है, हमें पता है इसकी क्वेश्चन यदि आती है आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन रही नहीं बन रही, तो हम बोल के चलेंगे भैया आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन रही है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी अवेल्ड सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, यहीं पे रुक जाते हैं सर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वर्ड सुनने साथ में हमें जो है याद आ गया काफ़ी कुछ। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स के साथ में हमें जो है काफ़ी कुछ याद आ गया सर। फर्स्ट तो आप अभी बता ही रहे थे रिगार्डिंग टू सेक्शन नंबर 17(5). हाँ जी, सेक्शन 17(5) में जो है ब्लॉक्ड है, क्रेडिट ब्लॉक्ड है। कैसा क्रेडिट ब्लॉक्ड है, इसके लिए आपको डीप एनालिसिस चाहिए होगा। देखो करना क्या है इस पे, यदि जो सीटिंग कैपेसिटी, सबसे पहला चीज हमें जो पकड़ना है भाई सीटिंग कैपेसिटी। सीटिंग कैपेसिटी देखना है, सीटिंग कैपेसिटी यदि लेस देन इक्वल्स टू 13, और ये 13 काउंट करते समय हमें सर ड्राइवर को इंक्लूड करना है या नहीं करना, इंक्लूड करना है सर, इंक्लूडिंग ड्राइवर। इंक्लूडिंग ड्राइवर यदि आपके पास में सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल्स टू 13 है तो सीधा सीधा बात है सर, उस पर आईटीसी तो हमें मिलेगा ही नहीं, वो ब्लॉक्ड है, वो क्रेडिट ही ब्लॉक्ड है। क्रेडिट की बात हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। बट इसकी एक्सेप्शन है सर, इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन आपके पास में 3 एक्सेप्शन है। फर्स्ट, यदि वो व्हीकल कैरिंग पैसेंजर के लिए यूज हो रहा है तो इन दैट केस। सेकंड क्या बोल दिया गया इन्होंने, सेकंड बोला कि आप सप्लाई कर रहे हो, जो ट्रक है या फिर मोटर व्हीकल है, उस मोटर व्हीकल को आप सप्लाई करने का काम करो, आपका काम है वो मोटर व्हीकल एक इन्वेंट्री, आपकी फिक्स एसेट नहीं है, आप उसको सप्लाई करने का काम करो, तो इन दैट केस जो है आपको जो आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी वहाँ पे ब्लॉक नहीं रहेगा। थर्ड है, आप जो है उसको यूज कर रहे हो इम्पार्ट ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो उसी व्हीकल को यूज करके, तो इन दैट केस आपको जो है मिल जाएगा आईटीसी। अब देखो बात समझने की ये है कि 17(5) ए पे तो ये बोला गया था, 17(5) बी में ये बोला गया था यदि रेंटिंग होती है,
यदि रेंटिंग होती है मोटर व्हीकल की, एंड नेक्स्ट आपके पास में यदि उसकी इंश्योरेंस आप कराते हो, जनरल इंश्योरेंस कराते हो, तो उन दोनों केस में हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या वो 17(5)(a) के अंदर में उस पर आईटीसी में ब्लॉक्ड था या अवेलेबल था। यदि ब्लॉक्ड था तो ये सर्विसेज के लिए भी ब्लॉक्ड रहेगा, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। यदि यहाँ पे अवेलेबल था, यहाँ पे जो है अवेलेबल था, तो इन दैट केस आपको जो है आईटीसी उसका मिल जाएगा। और अवेलेबल कब होता है इस केस में, इन एक्सेप्शंस पे आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इट मीन्स टू से यदि सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल्स टू 13 है, तो आपको पैसेंजर कैरिंग है, सप्लाई कर रहे हैं सेम को, इम्पार्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए यदि रेंटिंग हो रही है मोटर व्हीकल या इंश्योरेंस हो रही है, आप खरीद के लेके आ रहे हो मोटर व्हीकल, तो आपको डायरेक्टली एलिजिबल हो, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, डायरेक्टली आईटीसी ब्लॉक्ड है। सर ग्रेटर देन 13 का क्या कहानी है? सर ग्रेटर देन 13 तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ग्रेटर देन 13 की हम बात ही नहीं कर रहे। ग्रेटर देन 13 पे डायरेक्टली चाहे गुड्स के लिए हो चाहे पैसेंजर के लिए हो, वो आपको मिल जाएगा आईटीसी, उस पे आईटीसी ब्लॉक्ड की कोई कहानी है ही नहीं। ठीक है, अब जो है आपके पास में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे एक बात और समझने की जरूरत है आपको। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है सर, अब कैरिंग पैसेंजर के लिए ठीक है, हम तो समझ गए कि आईटीसी ब्लॉक्ड है। सप्लाई के लिए बात कर लेते हैं सर, सप्लाई पे क्या होगा? सप्लाई पे भी हमने देख रखा है, एक तो है जीटीए जो हमें पता है अच्छे तरीके से, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में सर हम तो डायरेक्टली इनवॉइस देखते हैं, 5%, 12%, 5% है तो फॉरवर्ड चार्ज में सॉरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। सर ये तो हमें क्लैरिटी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात रही पैसेंजर की, यदि पैसेंजर कैरिंग है, पैसेंजर यदि कैरिंग है, मोटर व्हीकल जो है पैसेंजर कैरी कर रही है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में एक ये भी देखना है हमें सर, कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या हो रखा है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है, जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी रेंटिंग के साथ ही जोड़ के आ रहा है। इट मीन्स टू से सर्विस सप्लायर जो है, सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है फ्यूल, एंड उस फ्यूल की चार्ज वो कस्टमर से ले रहा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें देखने की बात यह है, तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो वो आरसीएम पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तीनों कंडीशन यदि फुलफिल नहीं होती है, तीनों कंडीशन का मतलब तीनों एंड है यहाँ पे, यदि फुलफिल नहीं होता तो आरसीएम पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फुलफिल नहीं होता तो वो फॉरवर्ड चार्ज पे जाएगा। देखो सर्विस प्रोवाइडर को होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर जो है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब यदि सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, प्रोवाइड किसको कर रहा है? सर्विस रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। और थर्ड में क्या है? जीएसटी की रेट जो है उन्होंने 12% नहीं लगा रखा। 12% नहीं लगा रखा का मतलब क्या है? 5% का जीएसटी का रेट लगा रखा है। तो इन दैट केस यदि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, तीनों की तीनों कंडीशंस यदि फुलफिल हो जाती है, ऑल यदि फुलफिल हो जाती है, कंप्लाई हो जाती है, तो उस केस में हम आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी लगाएंगे, और एल्स यदि नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाएंगे, यदि फुलफिल नहीं होती है कोई भी एक कंडीशन तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जीटीए वाला केस तो हमें कंफ्यूजन नहीं है सर। पैसेंजर्स वाले केस में यदि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की इनवॉइस के साथ, और जीएसटी का रेट 5% लगा हुआ है, सर कुछ देखना नहीं है, देखना है अभी, देखना ये सर्विस प्रोवाइडर कौन है। सर्विस प्रोवाइडर यदि बड़ी कॉर्पोरेट नहीं है और सर्विस रिसिपेंट बड़ी कॉर्पोरेट है, तो इस केस में जो है हम लगाएंगे उस पर आरसीएम। ठीक है, एंड नेक्स्ट इनकेस 12% की जीएसटी की इनवॉइस की रेट है सर, बात ही खत्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रेसिपिएंट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा। यदि सर्विस प्रोवाइडर बड़ी कॉर्पोरेट निकल गया तो बात ही खत्म सर, बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे लगी जाएगा। यदि सर्विस रेसिपिएंट इंडिविजुअल हो गया और सर्विस प्रोवाइडर जो बड़ी कॉर्पोरेट हो गया, तो बात ही खत्म ना सर, दोनों कंडीशन हमें फुलफिल नहीं हुई। तो ठीक है, ये कंडीशन हम कैसे प्ले करते हैं हमें पता है, कोई इश्यू नहीं है, बट कंडीशन क्या है ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरत था, जो हमने यहाँ पे कवर किया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रखा है। द कंपनी अवेल्ड सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर इट्स एम्प्लॉय इन पैन इंडिया थ्रू आर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। सर बात ही खत्म हो गया, आर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है सर? बड़ी कॉर्पोरेट है। बड़ी कॉर्पोरेट बोलने के साथ सर काम ही खत्म, टेंशन ही खत्म, हमें आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी इनकी नहीं लगेगी, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन चार्ज। ठीक है, कंडीशन दूसरा वाला कंडीशन जो फुलफिल हो गया। सर्विस प्रोवाइडर चार्ज 5% जीएसटी, 5% जीएसटी तो है सर, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर कौन है? बड़ी कॉर्पोरेट है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मिलेगा। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के लिए बहुत ही ढेर सारा पॉइंट्स गिवन है। एंड इन्फॉर्म दैट कंपनी इज क्लेमिंग आईटीसी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो ये लिमिटेड आईटीसी होता है कि यदि सेम लाइन ऑफ बिजनेस से जो भी आपकी बिजनेस हो रही है उस पर आप आईटीसी मिलेगा, और नहीं मिलेगा। ठीक है, बट हमने ऑलरेडी तीन कंडीशंस में से एक कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं किया, इस वजह से जो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ये हमें पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवीएस लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस इन द मंथ ऑफ में। तो इंश्योरेंस बिजनेस कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्प्ट होते हैं, इसकी टेस्ट ये करना चाह रहे हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको पता है सर, ये तो एग्जाम्प्ट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन समय है नहीं। आम आदमी बीमा योजना सर, गवर्नमेंट की स्कीम है, एग्जाम्प्ट होगा। माइक्रो लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग अ सम एस्यूर्ड ऑफ ₹2.5 लाख।
तो यहाँ पे आपको ये याद करना होगा कि सर ये 2 लाख रुपए तक यदि होता ना, हमें याद है सर 2 लाख रुपए तक यदि होता तो टैक्सेबिलिटी नहीं बनती, एग्जेम्प्ट हो जाता, बट ये क्योंकि 2 लाख से ऊपर है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा सर, इसमें कोई कन्फ्यूजन हमें है नहीं। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन सर आपको क्या लग रहा है, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल है? सर एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम ही है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन को बेनिफिट वो देना चाह रहे, तो इसके वजह से एग्जाम्ड है। नेक्स्ट आपके पास आ गया प्रीमियम रिसिप्ट ऑन फायर एंड द स्पेशल पेरिल पॉलिसी ऑफ वेरियस बिजनेस यूनिट। सर जनरल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस के लिए तो देखना ही नहीं है, जनरल इंश्योरेंस सारा का सारा टैक्सेबल होता है। बात रहती है उसकी आईटीसी ब्लॉक्ड या अनब्लॉक्ड, तो उसके लिए हमने देख लिया मोटर व्हीकल केस में क्या कहानी होती है, वो हम देखते आ चुके हैं ऑलरेडी। सर मनी बैक पॉलिसीज इश्यूड, सर ये तो टैक्सेबल ही है, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस पे एग्जेम्पशन है, और वो भी एग्जेम्पशन कौन कौन केसेस पे, किस किस पे है, ये आपको जरूरत है जानना। फर्स्ट है आम आदमी योजना, सेकंड आपके पास है प्रधानमंत्री जन धन योजना, थर्ड यही माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का आप इंश्योरेंस कराते हो और वो वैल्यू जो है 2 लाख रुपीज तक सम एश्योर्ड है तो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट आपके पास में जो है सम सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन के केस में एग्जेम्प्ट है, बाकी केस में टैक्सेबिलिटी बन जाती है। ठीक है सर, ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ से हम एग्जेम्प्ट की यदि कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना बनता है एग्जेम्प्ट की कैलकुलेशन, 5 लाख रुपए ये हो गया, 3 लाख ये हो गया, 8 लाख एंड 9 लाख। 9 लाख रुपए जो है एग्जाम सप्लाई है, टैक्सेबल की कैलकुलेशन करते हैं तो कितना बनेगा, 4 लाख ये हो गया, 7 लाख 7 प्लस 4 11 लाख हो गए, 11 एंड 12 आपके पास में होगा 23 लाख। तो 23 लाख जो है यहाँ पे टैक्सेबल है एंड एग्जाम आपके पास में 9 लाख रुपीज है। ये हमें समझ आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। KBC Insurance Limited received a proposal for pandemic insurance for IPL matches from the franchises. Sum assured for the said insurance was 250 crores. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, with a premium of ₹50 लाख। ये बताओ ये जो है आपके टैक्सेबल बनेगा या एग्जेम्प्ट बनेगा? आपका लाइफ इंश्योरेंस तो लाइफ इंश्योरेंस है, बट क्या स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की नहीं, सर टैक्सेबल बनेगा ये। पैंडेमिक इंश्योरेंस फॉर आईपीएल मैचेस फॉर द फ्रॉम द फ्रेंचाइजी सम एश्योर्ड 250 करोड़ विद अ प्रीमियम ऑफ ₹50 लाख। ठीक है, तो या तो इन्फॉर्मेशन इस पे आपके पास में आगे देखते हैं। कंपनी इश्यूड द सेट पॉलिसी ऑन 1 जुलाई, द इनवॉइस फॉर द सेम वाज इश्यूड ऑन 5 अगस्त, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन 14 अगस्त। सर ये 3 डेट देखने से हमें पता चल जाता है सर ये टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, टाइम ऑफ सप्लाई की क्वेश्चन से टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट डेट आपके पास में, पहले तो हम प्रोविजन याद करते हैं। सर प्रोविजन क्या है? प्रोविजन जो है सर्विस है ना, सर्विस के लिए तो क्या होता है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विस आपने कब कंप्लीट किया वो होता है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के लिए हो गया, बैंक्स के लिए हो गए, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए हो गए, बैंक्स के लिए हो गए, आपके पास एनबीएफसी के लिए हो गए। इन्होंने क्या बोला है कि आपके जो है 45 डेज के अंदर में, 45 डेज के अंदर, कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस आपको क्या करना है, इनवॉइस इश्यू करना है। ये इन्होंने बोला है, आपकी ये प्रोविजन है। देखो टाइम ऑफ सप्लाई के साथ हमें इनवॉइस इश्यू करने की सेक्शन 31 जो याद करना ही होता है, सेक्शन 31 हमें छोड़ के टाइम ऑफ सप्लाई हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई पे डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच अर्लियर ही होता है। यदि इनवॉइस इश्यू किया है टाइम पे तो, यदि इनवॉइस इश्यू नहीं किया टाइम पे तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच अर्लियर हम लेके चलते हैं। ये तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 13 पे जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन है। बट अब क्या है यहाँ पे, डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस कैसे डिटरमिन करेंगे, सेक्शन 31 पे चलते हैं। सेक्शन 31 क्या कहता है, जनरली सर्विसेज के लिए तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई, आप बस इनवॉइस इश्यू कर दो। बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंक्स एंड एनबीएफसी के लिए इन्होंने कहा 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, 45 डेज के अंदर आपको जो है क्या करना है, इनवॉइस इश्यू कर लेना है। अब जो है हमें देखना ये है कि इनकी इनवॉइस इश्यू पॉलिसी कब इश्यू किया इन्होंने, 1 जुलाई को इश्यू किया, तो 1 जुलाई जो है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है। अब डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस से 45 डेज कहाँ पहुँचता है आपका, 14 अगस्त को, 14 अगस्त को 45 डेज पहुंचता है। 45 डेज के अंदर इनको क्या करना था, इनवॉइस इश्यू करना था। इन्होंने कब इश्यू किया, तो इनवॉइस फॉर द सेम इश्यू 5 अगस्त, 5 अगस्त पे इश्यू किया। इट मींस टू से विद इन टाइम इश्यू किया है ना, हाँ जी सर, विद इन टाइम इश्यू किया, टाइम के अंदर इश्यू किया, तो हमारा प्रोविजन कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये वाला प्रोविजन हमें एप्लीकेबल हो जाएगा सर। तो डेट ऑफ इनवॉइस हमारे पास क्या है सर, डेट ऑफ इनवॉइस है 5 अगस्त, डेट ऑफ पेमेंट क्या है सर 14 अगस्त। तो टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन इस पे जो बन रहा है, तो टाइम सप्लाई यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में, 5 अगस्त वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमारे पास अर्लियर डेट ऑफ इनवॉइस है, दैट इज 5 अगस्त। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़े। आगे जो है आपके पास में क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट पारा पे देखते हैं। केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड रिसीव द फ्लोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ मे एंड डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन सच सप्लाईज आर एज फॉलोज। सर इतना देखते साथ, ये पॉइंट देखते साथ जीएसटी पेड, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईटीसी की अवेलेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन बनेगा।
देखते हैं आगे। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कार फॉर यूज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ₹5,00,000। सर कार हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। जीएसटी जो कार कैरिंग पैसेंजर के लिए होता है 17 पे ब्लॉक्ड है क्या क्रेडिट? नहीं ब्लॉक्ड है, बट इन्होंने यूज किया, ये यूज किस पर्पज के लिए किया? आगे बढ़ते हैं। यूज इन्होंने किस पर्पज के लिए किया? यूज किया इन्होंने फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए यूज किया, दैट फॉर द बिजनेस पर्पज। बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया क्या इन्होंने? नहीं, तो बिजनेस पर्पज के लिए इन्होंने यूज नहीं किया, इस वजह से ये जो है आईटीसी आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आया जीएसटी पेड ऑन द बॉस सिटिंग कैपेसिटी 14%। सर 14% है, ये 14% है, इट मीन्स टू से ग्रेटर देन 13 है। ग्रेटर देन 13 है, बस देखना आगे है नहीं कि ये कैपेसिटी इनको मिल जाएगा। वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इट मीन्स टू से आपके पास में पैसेंजर्स है, अलाउड है। 80,000 पेड फॉर जनरल इंश्योरेंस टेकन फ्रॉम अमिटी इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन विद सिटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल्स टू 13 व्हिच यू यूज इन ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टाफ। हो गया सर, कहानी खत्म। लेस देन इक्वल्स टू 13% इन्होंने बोला, लेकिन पैसेंजर्स कैरिंग है, तो एक्सेप्शन पे आ गया। एक्सेप्शन पे आने साथ ब्लॉक्ड नहीं है ये क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है, तो इसके लिए इंश्योरेंस हो, रेंटिंग हो, सारा का सारा अनब्लॉक्ड रहता है, आपको मिल जाएगा टैक्सेशन आईटीसी मिल जाएगा। तो इट मीन्स टू से इन दोनों पे आईटीसी आपको मिल जाएगा, 3,80,000 रुपये आपको जो है आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी जब ब्लॉक हो गया, कौन सा? कार वाला केस पे आईटीसी ब्लॉक हो चुका है। ठीक है सर, आगे बढ़े, चलिए। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल। ठीक है, ऑल द सप्लाइज आर इंट्रा स्टेट अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, हैज अ पॉलिसी टू क्लेम आईटीसी फॉर ऑल द कैपिटल गुड्स where it is available, eligible to avail ITC on capital goods. Aggregate turnover of the company is not less than 10 crore for past 3 years. Condition necessary for the availment of ITC are given वो। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करना है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। सर एक चीज़ हमें आपको बता दो, ये जो यहाँ पे गिवन ये किस पर्पज के लिए दिया है? देखो, इसके कोई भी काम जो है हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे आते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द सर्विसेज ऑन विच कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सर ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंश्योरेंस एजेंट पे रिवर्स चार्ज है, आरआर ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड पे नहीं है। नॉन ऑफ द सर्विस बोथ एनबी, ये तो नहीं हुआ, आपका आंसर जो है ए नंबर आंसर यहाँ पे हो गया, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई प्रोवाइडेड केबीसी इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ में। हमने ऑलरेडी देख लिया सर, एग्जाम सप्लाई कितना है यहाँ पे? 9 लाख रुपीज एग्जाम सप्लाई। हम बट आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है सर, ये हो गया। कंप्यूट द टैक्स टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ में। अच्छा, एग्जाम सप्लाई पूछ लिया, आप टैक्सेबल सप्लाई हमने कैलकुलेट करके रख रखा है सर, 23 लाख टैक्सेबल सप्लाई। बस अब आंसर टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ऑलरेडी सारा कुछ जान चुके हैं इस पे। अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय केबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड, फिर से वही बात है, हमने ऑलरेडी देख चुका है। यहाँ पे आईटीसी कितना मिलेगा इनको? 3,80,000 आईटीसी मिलेगा सर। अब बस आंसर टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। 3,80,000 ये हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द आईपीएल फ्रांचाइजी, बस खत्म। देखो ऐसे हम सॉल्व करते हैं सारा का सारा, कौन सा प्रोविजन कहाँ पे एप्लीकेबल है और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये पारा देखते साथ आपको पता चल जाएगा, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे 5 अगस्त जो है आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। ये हो गए आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का स्ट्रीम। तो ये आपके पास में हो गया सारा का सारा बातें यहाँ पे खत्म। चलिए जी, अब जो है आपके पास में, ठीक है, ये तो हो गया आपके पास में सेक्शन के सिनेरियो नंबर 19 यहाँ पे खत्म हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा का सारा केस सिनेरियोज, और बाकी के सिनेरियोज भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। केस और 11 के सिनेरियोज आपके पास में अवेलेबल है। आपने यदि लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर देना, एज वेल एज शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी केस सिनेरियोज की दिक्कतें कंप्लीट हो जाए और वो कंसेप्ट वाइज के सिनेरियोज कंप्लीट कर पाएँ। और एग्जाम ओरिएंटेड तो हम एग्जाम पे देख ही लेंगे। देखो इतनी सारे कंसेप्ट यदि हमने क्लैरिटी के साथ देख लिया, कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस तो 2 मिनट में क्वेश्चंस हमने इसका सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चंस पे नहीं गिवन है और कौन से और क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी हम इस केस सिनेरियो से देख पाते हैं हमारी पढ़ने के स्टाइल से। तो यहाँ से आप जो है कंप्लीट कर पाते हो, सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज नहीं होता, आपका क्वेश्चंस क्या क्या बन पाते हैं, बन जाएंगे इस केस सिनेरियो से, ये भी हमें पता चलता है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाइक करो, एज वेल एज शेयर भी करो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।